आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी में। पहले हेडलाइंस। शिंदे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। अगली हुकूमत बनने तक रहेंगे निगरान वज़ीर आला। आइंदा सीएम को लेकर तजस्सुस बरकरार। आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी के तौर पर किया गया बहाल। डीजीपी की बहाली पर शिवसेना लीडर संजय राउत का शदीद रद्दअमल। साल 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी। गवर्नर, वजीर आला समेत दीगर शख्सियात ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। संभल में पुलिस फायरिंग में नौजवानों की हलाकत के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र इंतखाबात में महायुति की जबरदस्त जीत के तीसरे दिन में दाखिल होने के बाद महाराष्ट्र का वजीर आला कौन बनेगा, इस पर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। 14वीं रियासती असेंबली की मियाद आज ख़त्म हो रही है और मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद ने अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया है कि आला ओहदा किसको मिलेगा। बीजेपी लीडर चाहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला बने, जबकि शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे को वज़ीर आला जारी रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि अजित पवार की क़यादत वाली एनसीपी ने फडणवीस की हिमायत करने का फैसला किया है। बीजेपी के पास 132 एमएलएज हैं, सेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41। इसका मतलब है कि बीजेपी को 288 रुकनी असेंबली में 145 के जादुई आदाद-ओ-शुमार तक पहुंचने के लिए अपने दो इत्तेहादियों में से सिर्फ एक की ज़रूरत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास बीजेपी पर दबाव बनाने का ज़्यादा मौका नहीं है। देखिए, इसमें कुछ देरी की बात नहीं है। आज 26 तारीख है, आज का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो संविधान के हिसाब से वो कार्यकाल खत्म होते समय मुख्यमंत्री जी ने राजीनामा देना जरूरी है। उसके हिसाब से शिंदे साहब ने राजीनामा दिया है। राज्यपाल महोदय ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे जी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद का संभालने को कहा है और उन्होंने वो मंजूर किया है। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री पद पे आदरणीय एकनाथराव जी शिंदे आज से काम करेंगे और जल्द से जल्द सर्वोच्च नेता महायुति के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के बारे में निर्णय लेंगे और वो जो निर्णय रहेगा वो सभी को मंजूर रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए, सरकार स्थापन होने की आधे से ज्यादा प्रक्रिया हो चुकी है। शिवसेना ने, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब को पूरे अधिकार दिए, गठनेता चुना है। एनसीपी ने अजित दादा पवार जी को गठनेता चुना है। तो बीजेपी का गठनेता चुनना बाकी है। शायद संसद का अधिवेशन है, उनके नेता लोग वहां हैं, तो शायद उसके लिए वो गठनेता की प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं। अगर उनकी गठनेता की प्रक्रिया हो जाएगी तो सर्वोच्च नेता लोग निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो हम उसके ऊपर। दिल्ली से भी जो है भाजपा के ऑब्जर्वर कुछ आने वाले हैं और उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा, इस तरह की भी बातें हैं। नहीं, ये सब बातें हैं, अभी तक उसके बारे में कुछ ठोस कार्य नहीं है। बट सर्वोच्च नेता महायुति के जो निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें मंजूर है, ऐसा तीनों पार्टी के नेताओं ने बोला है। और आदरणीय महाराष्ट्र में वज़ीर आला के ओहदे को लेकर फिलहाल फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई नाराजगी का बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों लीडरों के मौक़िफ़ से ये वाज़ेह हो गया कि दोनों लीडर वज़ारत आला की दौड़ में एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे धड़े के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म से मुलाकात का मुतालबा दबाव का हरबा है। शिंदे के गवर्नर को इस्तीफ़ा देते वक्त भी दोनों लीडरों के रवैये में तनाव साफ नज़र आ रहा था। अगरचे वज़ीर आला के ओहदे का ऐलान अमित शाह के दौरे महाराष्ट्र के बाद किया जाएगा, लेकिन इससे पहले दोनों पार्टियों के लीडरों के रवैये को वज़ीर आला के ओहदे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के तौर पर बहाल कर दिया गया। रियासती महकमे दाखिला ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के अख्ताम के बाद पीर को देर गए उनकी दोबारा तकर्रुरी का बाकायदा ऐलान किया। रश्मि शुक्ला को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब वो रियासत की आला पुलिस अफसर के तौर पर अपने फ़राइज़ दोबारा अंजाम देंगी। अबूरी डीजीपी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले संजय कुमार वर्मा डीजी लीगल एंड टेक्निकल के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की आईपीएस अफसर महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के सीनियर अरकान में से एक है। वो महाराष्ट्र की पुलिस सरबराह बनने वाली पहली खातून हैं। रश्मि शुक्ला ने रियासती इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। ताहम इनका दौर मुतनाज़ा था। उन्हें रियासती कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले, एनसीपी लीडर एकनाथ खड़से और शिवसेना लीडर संजय राउत समेत कई अहम सियासी रहनुमाओं के फ़ोन गैर कानूनी तौर पर टैप करने के इल्ज़ामात का सामना है। इन इल्ज़ामात की वजह से महाविकास अघाड़ी की हुकूमत के तहत मुंबई, पुणे में उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने रश्मि शुक्ला के डीजीपी ओहदे पर वापसी पर कहा कि डीजीपी की तकर्रुरी को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत मनमानी कर सकती है, लेकिन अवाम अपना रद्दमल जाहिर करेंगे। बात ऐसी है कि उनकी चुनाव आयोग ने उनको डीजी पद से हटाया था। उसमें स्पष्ट ऑर्डर थी, हमने उसको ऑब्जेक्शन लिया था कि चुनाव होने के बाद, चुनाव होने तक उनको दूर किया कि जो व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है उसको हमेशा के लिए दूर करना चाहिए। उनकी नियुक्ति है वो गैर कानूनी रही और बार बार उस बारे में, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमने उसके ऊपर हमेशा सवाल उठाए हैं। लेकिन अब ऐसी सरकार महाराष्ट्र में आ रही है, गैर कानूनी नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक शैतानी बहुमत वाली सरकार महाराष्ट्र में आने के बाद इस प्रकार की नियुक्ति, चाहे कानूनी हो चाहे गैर कानूनी, उनको कौन रोक सकता है। अब जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन ये मनमानी भी, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, चाहे अपोजिशन के पास ज़्यादा आंकड़ा विधानसभा में नहीं है, लेकिन आज भी जनता जनार्दन में हमारी ही तूतू बोलती है। तो जल्दी पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की नफाज के दौरान आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला की नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर सख्त एतराज़ करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ तर्जमान अतुल लोंढे ने इंतखाबी कमीशन से मुतालबा किया कि वो इस खिलाफ वर्जी का फौरी नोटिस ले और रश्मि शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अतुल लोंढे ने कहा कि तेलंगाना में भी एक पुलिस अफसर ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान एक वज़ीर से मुलाकात की थी, जिस पर इंतखाबी कमीशन ने फौरी कार्रवाई की थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतखाबी कमीशन सिर्फ गैर बीजेपी रियासतों में ही सख्ती करता है? क्या बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में इसे ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती? ये दोहरा मेयार का सवाल है जो जमहूरी अख्तार के लिए नुकसानदेह है। अतुल लोंढे ने मजीद कहा कि रश्मि शुक्ला पर पहले भी अपोजिशन रहनुमाओं के फ़ोन टैप करने जैसे संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि महायुति हुकूमत 14 करोड़ लोगों की हुकूमत रहेगी। उन्होंने कहा कि सीएम के इंतखाब के लिए कुछ वक्त लिया जा रहा है, लेकिन ये आवाम के मफाद में है, महाराष्ट्र के मफाद में है और हमारी मरकजी क़यादत और महाराष्ट्र के तीनों रहनुमा बैठेंगे और मुनासिब फैसला लिया जाएगा। नाना पटोले में ने ज़्यादा समय उनके विधानसभा में कौन से बूथ पर वो कम है और क्यों कम हो गए? वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे भाई। नाना पटोले ने कहा था मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ और मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, ऐसा करके पूरे विधानसभा में घूमे। उनकी विधानसभा साकोली में हर गांव में गए वो विधानसभा में कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ।
डरा धमका भी वोट लिए। तो मुझे बताओ, उन्होंने आज जो समय बिताना है नाना पटोले जी ने, वो समय बिताना है साल 2008 में मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फांसलकर ने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम इस कुर्बानी को सलाम करते हैं जिससे दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बना दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा कि हमारी हुकूमत हमेशा शहीद होने वालों के अफराद ख़ानदान के साथ खड़ी रहेगी। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारे नौजवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए पूरी मुंबई की हिफाजत को यकीनी बनाया था। उन्होंने कहा कि हम अपने जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें मुंबई पुलिस के शहीद जवानों पर फख्र है। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज गेटवे ऑफ इंडिया पर मुंबई दहशतगर्द हमले की याद में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर फडणवीस ने हमले के शहीदों को खराज पेश किया। मजबूत देश आहे, एक सक्षम राष्ट्र आहे हे आपण बघितलं आणि सगळ्यात महत्वाचं आज आपण पाहतोय एक मजबूत भारत। 2014 नंतर या भारतामध्ये बॉम्बस्फोट करण्याची हिंमत देखील कोणी करू शकलं नाही, अशा प्रकारची ताकद आज भारताने उभी केली आहे। हे सगळं करत असताना खऱ्या अर्थानं आमच्या शहीदांना नमन करत असताना आपल्या सर्वांना हेच लक्षात ठेवायचं आहे की जोपर्यंत आपल्या मनामध्ये राष्ट्रप्रथम ही भावना तयार होणार नाही, आम्ही कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले का कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबी नतायज पर आवाम को भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत पार्टी की क़यादत से उन्होंने असेंबली नतायज पर तबादला ख्याल किया है। देखो, महाराष्ट्र में जो कुछ भी चुनाव के नतीजे आए हैं, पार्टी हाईकमांड को भी उस नतीजे से अवगत है, क्योंकि खुद पार्टी हाईकमांड भी वहां मौजूद थी। तो जो भी चुनाव के नतीजे आए वो किसी को भी एक्सेप्ट होने लायक नहीं है, ना महाराष्ट्र के पब्लिक को भी है। तो इस विषय का एक मंथन हमने किया है और रास्ता कैसा बनाने का वो, और जनभावना जो है आज महाराष्ट्र का सोशल मीडिया देखोगे तो पब्लिक बोलती कि हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है। तो जनता की जो भावना है उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है। आज मैं मेरे नेता राहुल जी से भी उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा रास्ता उसमें से निकलेगा। देखो, अब कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जनभावनाओं को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरह में आप कुछ न कुछ मोमेंट खड़े किए बगैर कुछ रास्ता नहीं बनेगा। इसकी महाराष्ट्र में कांग्रेस की इंतखाबी कारकर्दगी पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने तबसरा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिकस्त पर वो ईवीएम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या झारखंड में ईवीएम ठीक है। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी को आजिज़ी के साथ शिकस्त कबूल करना सीखना चाहिए। ईवीएम खराब है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, वहां इसी राहुल गांधी गठबंधन ने 31 जीती थी लोकसभा में, 31। तो ईवीएम ठीक था और 4 महीने बाद गड़बड़ हो गया, 5 महीने बाद। अभी झारखंड में जीते हैं तो ईवीएम ठीक है। ये कौन सा तर्क है? बार बार ईवीएम को एक अपनी हार को बचाने के लिए बहाना बनाना। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी विनम्र बनिए और विनम्रता से हार को स्वीकार करना सीखिए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों वाले महायुति इत्तेहाद को गैर मामूली कामयाबी मिली है। इन नताज के हवाले से मुख्तलिफ सवालात और तज्जिए सामने आ रहे हैं। इंतखाबात में नाकामी का सामना करने वाले नांदेड़ के उम्मीदवारों की जानिब से ईवीएम में धांधली के शुबहात और बीजेपी व उसकी इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से बेतहाशा रकम खर्च करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं।
इसी दौरान इंतखाबात के दौरान मुसलमानों को किसी उम्मीदवार के हक में वोट डालने के हवाले से मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने न सिर्फ हिमायत में बयान जारी किया बल्कि इंतखाबी हलकों के मुताबिक उम्मीदवारों की एक फहरिस्त जारी करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इन उम्मीदवारों के हक में वोट देने की तलकीन की थी। नांदेड़ जनूब असेंबली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन ने अपनी नाकामी के लिए मौलाना के बयान को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि मौलाना ने वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद की हिमायत में बयान दिया, जिसके बायस मुसलमानों ने फारूक अहमद के हक में वोट दिया और न तो वंचित के उम्मीदवार कामयाब हुए और न ही मजलिस के। महाराष्ट्र के मुसलमान ये सोचने पर मजबूर है कि एक ऐसा बयान जारी होता है और उस बयान पर या उस बयान से उनकी तायीद पर दिए हुए उम्मीदवारों को कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ या जीत कर आए या नहीं आए, वो बात अलग है। लेकिन उस बयान के वक्त ही में शायद आप में से 2-4 लोग मेरे साथ में थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि जिस वक्त बयान जारी हुआ तायीद का, तो इसमें कितने तायीदी उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये बात अलग है, लेकिन इसका फ़ायदा यकीनन हिंदुत्ववादी संगठनों को होगा, बीजेपी को होगा। और वही हुआ, नताइज आपके सामने है कि आज बम्पर मेजॉरिटी के साथ में 230 से ज़ायद सीट्स पर बीजेपी और उसके साथ में मिली हुई जमातें आज यहाँ पर महाराष्ट्र में आ चुकी हैं। तो अमली सियासत में जब तक हम हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ वो 4-8 दिन के अंदर आपके बयान से, आपके फैसले से पूरी उम्मत का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इसका तो तज्जिया होना चाहिए। और आप खुद गौर करें कि हमारा जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, हम उसका जायज़ा लेते हैं। नुकसान मारूफ कालम निगार, राइटर व मुकर्रिर खान मुबश्शिरा फिरदौस की नई किताब परवरिश का इजरा आलमी शोहरत याफ्ता माहिर नफ्सियात और मुकर्रिर एस अमीनुल हसन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर एस अमीनुल हसन ने किताब और उसकी मुसन्निफ़ा के बारे में तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि ये किताब मौजूदा ज़माने में बच्चों की तरबियत के हवाले से बेहद मुफीद और ज़रूरी है। आपको बता दें कि खान मुबश्शिरा फिरदौस जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ़ अखबारात और माहनामों में लगातार लिखती रहती हैं, वहीं हादिया ई मैगज़ीन की एडिटर भी हैं। ख़वातीन और बच्चों के मौज़ूआत पर अब तक इनकी कई तहरीरें देखने को मिली। जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि जो पेरेंटिंग पर किताब है तो ये पब्लिश हुई है हिदायत पब्लिकेशन से, और इसमें जो है मैंने कोशिश की है कि वालिदैन की रहनुमाई हो पेरेंटिंग के हवाले से, और इसको एज वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि बच्चों को एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन वालिदैन को 1000 डेज प्रोग्रामिंग किस तरह करना चाहिए अपने बच्चे की, कैसे वो देखभाल करें छोटी उम्र में बच्चे को, फिर बड़े होने के बाद 4 एज ग्रुप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स आप देखेंगे तो वो 0 से 3 ईयर में है, उसके बाद दूसरे वाले चैप्टर है वो 4 से 8 साल की एज में है, और फिर उसके बाद जो टीन्स बच्चे 8 साल से ज़्यादा बड़े उम्र में के बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स को दरपेश आती हैं, उन सब पर इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद नौजवानों पर के जो मसाइल हैं उसको भी 2 चैप्टर्स में डिस्कस किया है। एक स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन पर, यानी स्पेशल चाइल्ड अगर हो तो पेरेंट्स को कैसे पॉजिटिवली उसको डील करना चाहिए, उसको मैंने डिस्कस किया, और ब्रोकन होम फैमिलीज के जो बच्चों के मसाइल होते हैं उस पर डिस्कस किया है। परवरिश नाम की किताब खान मुबश्शिरा फिरदौस साहिबा की तसनीफ शुदा, उसका इजरा हुआ। खान मुबश्शिरा साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आलिमा दीन भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो एक स्पीकर भी हैं, वो एक राइटर भी हैं। उनकी ये किताब बहुत मुफीद किताब है और वक्त की ज़रूरत है। परवरिश न सिर्फ उसके उसूल आदाब जानने की ज़रूरत है, बल्कि फ़ी ज़माना वो एक आर्ट बन चुका है, वो एक फ़न है। और जलगांव डिस्ट्रिक्ट एकता संगठन ने उत्तर प्रदेश के संभल शहर में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ एहतजाज कर रहे 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल की सख्त मजम्मत की है। मुजाहिरीन ने कहा कि इस वाक़े से बाबरी मस्जिद, फिर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह और अब संभल की शाही जामा मस्जिद पर होने वाले अक़लियती मजहबी मकामात की सियासत करने और परेशान करने वाले वाक़यात आया हुए। अक़लियतों के खिलाफ इस तरह की जा रही और ताकत का गलत इस्तेमाल करना इंतहाई तशवीशनाक है। एकता संगठन ने मुतासरीन को फौरी इंसाफ और खातियों पर कार्रवाई का मुतालबा किया।
ये कहता है संविधान इस मुल्क का, ये कहता है कि 1947 1947 से पहले की जो भी इबादत गाह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, जिस हालत के अंदर है, चाहे वो उसकी शक्ल कोई भी नजर आए, वो मस्जिद मंदिर जो भी हो वो उसी तरीके से रहेंगी। जब ये कानून बन गया था तो फिर बाद में कानून को तोड़कर जो है मस्जिद को तोड़ने की ये नापाक साजिश करना, ये कानून को तोड़ने के मुतरादिफ है। इसलिए हम इस मुल्क की हुकूमत से और चीफ जस्टिस से ये निवेदन करते, ये मुतालबा करते कि जिन लोगों ने भी जो कानून को तोड़ा है, अल्लाह के घर को तोड़ा है, मस्जिद को तोड़ने के लिए जो है साजिश की है, उसका जो है उनको कानून के दायरे में लेते हुए उनके ऊपर जो है। संभल वाक़े के खिलाफ नांदेड़ के जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। इस धरने में SDPI के दर्जनों नौजवानों ने शिरकत की और यूपी पुलिस के जुल्म के खिलाफ नारेबाजी की। धरने में मुस्लिम नुमाइंदे को काउंसिल के मुकामी जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। धरने के दौरान योगी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। एहतजाज में संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के सिलसिले में मकामी अदालत की जानिब से दिए गए जल्दबाजी के फैसले पर भी एतराज़ किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले नौजवानों के पसमानदगान को मुआवजा दिया जाए और फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 ही घंटे में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया और वो सर्वे का ऑर्डर लेकर वो 22 तारीख को सर्वे हो गया। उसके बाद 23 का दिन चली गया, 24 को फिर एक मरतबा सर्वे के लिए ASI की टीम आई, उनके साथ वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जब 22 को सर्वे हो चुका था तो 24 को जो सर्वे कराया गया वो सर्वे नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत जो है वो दंगा कराने की और मुसलमानों को गोलियां मारने की साजिश थी। तो ये जो है मुसलमानों के साथ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, वरना ये मुल्क खाना जंगी। उधर औरंगाबाद में भी SDPI की जानिब से कलेक्टर दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने संभल मुतासरीन के लवाकिन की माली इमदाद करने और फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया गया। सीधे तरीके से एक मुनज़्ज़म मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश है। SDPI इसका विरोध करती है और हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम समाज को संविधान के अधिकार मिले, न्याय मिले और सबसे अहम चीज़ मुस्लिम समाज को जो है तो सुरक्षा मिले। आज मुस्लिम समाज की मस्जिदें, उनकी दरगाहें ये सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों की जान माल जो है तो सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात के अंदर मुस्लिम। बुल्ढाना के लादखेड़ के करीब NCP शरद पवार के मोडाला तहसील सदर सुनील बाजीराव पर 4 अफराद ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गए और उन्हें बुल्ढाना के डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में बोरखेड़ी थाना में 5 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस सिलसिले में हमले में बाजीराव का हाथ और टांग टूट गई है। जय महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आदाब।